बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सेटिए 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। शहर एक बार फिर से स्मॉग के नेज़े में है, जिसके पेश नज़र कुछ ऐसे मय्यज़ लिए जा रहे हैं कि हम और आप महफूज रहे हैं। आई डोंट नो, सुबह पता नहीं नींद की वजह से मेरी आंखों में चुभन ज़्यादा थी गाड़ी चलाते हुए, या स्मॉग के असरात थे। एक्चुअली वो स्मॉग के ही असरात थे, क्योंकि नींद तो हर रोज़ ही मुझे आ रही होती है। सो नाज़रीन, ये चीज़ें हैं, हम आगे चल कर ज़रूर डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने ज़रूर इसमें ताउन करना है। आबो हवा अगर आलूदा होगी तो यकीन मानिए ये जो हम सांस के थ्रू अंदर अपने सब गर्द लेके जा रहे हैं, ये हमारी ज़िंदगियों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इस चीज़ में हमारा ताउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें इसलिए कह रही हूँ, मैंने 2 छुट्टियों वाला एक्सपीरियंस पहले देखा। सब लोग बाहर थे, सब लोग बाहर खाने पीने वाले पॉइंट्स पे पहुंचे हुए थे, क्योंकि वो पहले छुट्टियां अनाउंस हुई और फिर एकदम से बारिश हुई तो सब कुछ खुल भी गया था। हमें ताउन करना है। वैसे क्या ही बात है, हम भी आए सुबह, हमें पता चले तनख्वाहों में 50% इजाफा हो गया है। इसी नोट पे खुशी, जहाँ आपको कहीं खुशी मिले उसको डिस्कस कर लेना चाहिए। हमारे रिपोर्टर भी मुस्कुरा रहे हैं, मेरे ख्याल से ये दिली ख्वाहिश उनकी भी होगी। आमिर रज़ा खान साहब, शाहिद सिप्रा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या चेहरों में खुशी आई है, क्या दो अगर कभी ऐसी खबर मिल जाए। खुशी इसलिए भी आई कि हमारी तनख्वाहों में चले 50% नहीं तो कुछ तो इजाफा हुआ। तो अगर लोगों को इस तरह से पैसे मिल रहे हो तो मैं खुश होता हूँ। तो चले इनके तो शायद और कोई सिलसिला नहीं होगा उनका ज़राए का, तो उनकी तनख्वाह में बड़ा अगर कुछ भी इजाफा हो, जैसे आपने अभी पेट्रोल के बारे में भी कहा कि छोटा सा इजाफा, वो खबर में ऐड नहीं था, मैंने खुद ही कह दिया। नहीं, लेकिन इजाफा तो है। आमिर भाई ये देखो, ये कमी अगर कमी हुई है इसमें क्या बात है? नहीं रहने दें, वो बाद में डिस्कस करेंगे। आ जाते खबर की तरफ, आ जाते पहली खबर की तरफ, वो बाद में डिस्कस करेंगे। आपने यही कहना होता है हमेशा से। पता नहीं मेरी मुखालफत करके आपको क्या मिलता है। एग्री किया 50% इजाफा हो जाएगा, खुश होंगे ना तनख्वाह में। इससे तो एग्री कर रहे हैं ना, इससे एग्री कर रहे हैं। चलें जी, पहली खबर है जी, हफ्ते की छुट्टी होगी, दफातर बंद होंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मॉग तदारुक के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, बहुत ज़रूरी हैं ये इकदाम। कैसे देखते हैं शाहिद सिप्रा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अल्टीमेटली इसका वाहिद हल तो स्मोक का बारिश ही है। वो अगर कुदरती तौर पे हो जाए तो ठीक है, अगर मसनूई तौर पे गवर्नमेंट मुझे लगता है अल्लाह ताला इंतजार करते हैं ये छुट्टी दे तो मैं बारिश कर दूं। हाँ, ये हुआ वैसे 2 दफ़ा ऐसा ही है। इधर से नोटिफिकेशन होता है, कैबिनेट बैठती है, उधर से बारिश हो जाती है। इधर आप मार्केट्स को बंद करते हैं, मास्क पर लगाने पर पाबंदी लगाते हैं तो बारिश हो जाती है। तो मेरे ख्याल में अल्लाह ताला इस वक्त स्मोक में गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं। सही। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि देखें, बारिश के बाद 2 दिन तकरीबन वेदर अच्छा रहा है, उसके बाद आज फिर वही हालात हो गए। विजिबिलिटी देख लें, चुभन देख लें, आपके आलूदा जो शहर है, आलूदगी जो है जिस तरह उसकी शरह नज़र आ रही है, वो उसी तरह फिर दोबारा बढ़ती जा रही है। और अगर ये होता है आगे 2-4 दिन में तो मेरे ख्याल में इससे भी इजाफा होगा। हुकूमत पंजाब का क्या तस्वुर है कि इसमें कमी लाई जाए? मुकम्मल तौर पर खात्मा तो नामुमकिन है, ज़ाहिर है वो इस तरह के इकदाम नामुमकिन है कि किए जाएँ और इसको ख़त्म कर लिया जाए। कल जो ब्रीफिंग थी उसमें बताया गया कि लाहौर और मज़ाफ़ात और जो उसमें जो आपकी फसलों की बाकियात जलाई जाती हैं 10% हैं। तो देखें, मैं भी यही कहता था कि लाहौर और उसकी सराउंडिंग में अगर आप फसलों पे जाते हैं तो वो और चीज़ है, वो बहुत कम शरह है, क्योंकि यहाँ पे तो अब हाउसिंग सोसाइटीज़ बन गई हैं, वो उस तरह ज़राई रकबे रहे ही नहीं हैं। इंडिया और भारत जो हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ से इसका ज़्यादातर लिंक किया गया है कि उसकी वजह से स्मोक फैल रहे हैं। अब हुकूमत पंजाब मसनूई बारिश को किस तरह अफोर्ड करती है, ये कोई सस्ता काम नहीं है। इसके लिए भारी भरकम जो है वो पैसे चाहिए, रकम चाहिए, अगर वो इस्तेमाल करने के बाद। अच्छा, मैं और इसकी दूसरी तरफ उसका ये भी है, इस तरह की खबर, सॉरी शाहिद सिप्रा साहब, बड़ा लोगों का कंसर्न होता है। मुझे कल 3-4 लोगों के मैसेजेस आए हैं, दफातर का सारे प्राइवेट दफातर बंद हो गए। ज़रा आमिर भाई आप खबर पे रोशनी डिटेल में डाल दें, बंद क्या क्या उन्हें, पाबंदी किस किस चीज़ पे लगी है, ताकि लोगों की ये भी रहनुमाई हो जाए। सब लोग पूछने लग जाते हैं ना मैसेजेस। बाजार जो कल निगरान वज़ीर आला ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो उन्होंने बताया, उसमें तो यही था कि तमाम सरकारी और गैर सरकारी दफातर हफ्ते को बंद रहेंगे। ठीक है। अच्छा, गैर सरकारी दफातर से मुराद वो दफातर हैं जहाँ पे बहुत सारा स्टाफ ऐसा है जिसको अगर एक दिन की छुट्टी भी दे दी जाए तो काम चल जाता है। लेकिन बहुत सारे दफातर ऐसे हैं जहाँ पे जिन्होंने 24 आवर काम करना होता है। तो हमने कोविड में जिस तरह से किया था, ये वही एक्सपीरियंस दोबारा करने जा रहे हैं। लेकिन एक बात की मुझे तो लॉजिक समझ नहीं आई थी, वो 3 बजे के बाद मार्केट्स खोलने, तो 3 बजे से बाद कितने बजे तक? अच्छा, ऑलमोस्ट हमारे सारे बाजार खुलते ही सही तरह से 2 बजे 3 बजे हैं, 12 बजे तक तो कहीं कुछ जरूरत नहीं थी। आप ये लिंक रोड अभी जाके देखिए। हाँ, जरूरत जिस नंबर की थी वो, इस पर हमने अभी तक काम नहीं किया।
बस का नंबर है जी FDA 1350। आज मैंने नोट कर लिया, उस दिन ट्रक था, आज बस ट्रक का नंबर मैं नोट नहीं कर सका था। हाजी साहब या ट्रक का पीछे लग गए ना या बस का पीछे लग गए? नहीं सर, मैं हर एक से पीछे, मैं सर कार टैक्सी जो भी हो पीछे हैं। नहीं आप मैं आपको अगर बताता एक हूँ, प्रॉब्लम है मैं तो आपको आपने बता जाते रहा हुए हूँ, विजिट मैं फिरोजपुर रोड बस नंबर FDA 1350 रोका किसी पुलिस वाले ने, सारे रास्ते में पुलिस वाले मौजूद थे, धुआं उनके मुंह पे मार के गया, वो किसी ने नहीं रोका। अब आप मुझे बताएं, जब आपके यहाँ पर आपके अहलकार और पुलिस और सारे ये काम करेंगे कि वो ऐसी बसों को, ऐसे ट्रकों को फिरोजपुर रोड पे चलने देंगे, हाँ आपके मेन शाहरान कहाँ है, रह कोई गई ढकी आपकी छुपी जगह भी फसलें? नहीं है। भारत जला रहा है जी फलां, मुझे इस पर कुछ, हम क्या कर रहे हैं? क्या हम कूड़े को आग नहीं लगा रहे हैं? आप बन के साथ साथ ज़रा सिपरा साहब रात को ज़रा सफ़र तो करके देखें। आप रात को ज़रा सफ़र करें कि शालमी के अंदर जो ट्राले और ट्रक आते हैं उनमें से कितना धुआं निकलता है। आप 11 बजे के बाद इजाज़त देते हैं जी? गुड्स ट्रांसपोर्ट की बात करें, मैं गुड्स ट्रांसपोर्ट ही आती है वहाँ पे, ट्रक और ट्राले वही हैं, अड्डे बने हुए हैं ना वहाँ पे, और वहाँ पे दुकानें भी हैं, गोदाम्स भी हैं, तो क्या किसी ने उनको रोका है? यहाँ आप मेन रोड की बात बता रहे हैं, वहाँ कौन रात के टाइम जाएगा? यहाँ तो ड्यूटी पे मौजूद है। मैं तो आपको दिन दिहाड़े बता रहा हूँ, मेन रोड पे कोई पूछने वाला नहीं। और कलमा चौक वाले ब्रिज का बता रहा हूँ कि वहाँ पे मैंने आपको बस का नंबर बताया है इसलिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप फिरोजपुर रोड पे जरा सा आप ये जनरल हॉस्पिटल से क्रॉस करें, अगर किसी को जाने का इत्तेफाक हो कसूर की तरफ, तो रास्ते में जितनी बसें, जितने मजदे, जितनी ट्रक, जितने दूध वाले जो ग्वालों की गाड़ियाँ, हाँ सुबह सुबह गाड़ियाँ एंटर होती हैं, सारी की सारी आप पर डीजल फेंकते हुए जा रही है, और आपके नाके लगे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि हेलमेट पहनना कि नहीं पहनना, बेल्ट बांधी है कि नहीं बांधी है। भाई इसको किसने देखना था? धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पे सबसे ज़्यादा कंसर्न है हमारा, क्योंकि ये शहर के अंदर है। इस पर अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर आप मसनूई बारिश का तो चले, वो तो बड़ी दूर की बात है, वो तो एक बात अच्छा हो गई। मैंने वो भी मंतक समझ रही थी, मैंने इसलिए रोक दिया था कि मुझे ये समझाएं कि ये महंगा तरीन तो है, पूरे शहर में कैसे पॉसिबल होगा शाहिद सिपरा साहब? देखिए पैसे लगाएंगे तो हो जाएगा। अच्छा नहीं, पैसा नहीं लगाएंगे। अच्छा इसमें ना 2 यूनिवर्सिटीज़ ने ना बहुत खप डाली, शोर मचाया हुआ था, पंजाब यूनिवर्सिटी ने और मुल्तान की एक यूनिवर्सिटी, मिस्टर यूनिवर्सिटी, उन्होंने कि जी हमारे पास वो सिस्टम मौजूद है कि हम मसनूई बारिश कर सकते हैं, ये बड़े महदूद पैमाने पे, बड़े महदूद इलाके में हो सकती है, नहीं हो सकती। इसमें जो गैसेज ऊपर छोड़ी जाती हैं जहाज के जरिए, उनको लाना, उन जहाज़ों को जगहों पर लाना, आके आपको अल्लाह ताला की कुदरत समझ आती है कि कोई नहीं मैच कर सकता। नहीं मैच कर, जितनी मर्जी अल्लाह ये कुदरत स्मोक कुदरत ने नहीं बनाई, पहली बात तो नहीं, ये है। मैं कह रही हूँ कि जहाँ कहीं अब ये पूरे बारिश, शहर में हाँ, बारिश वो शहर बरसाना, वो अल्लाह ही कर सकता है, वो वही मैं कह रही हूँ। लेकिन आप मुझे सिर्फ 5 साल पीछे चलिए, सिर्फ 5 साल पीछे। बीजिंग दुनिया का आलूदा तरीन शहर था, दिल्ली नंबर 2 पे था, कलकत्ता नंबर 3 पे था, लाहौर का 6वां 7वां नंबर आता था, कराची का उसके बाद नंबर आता था। मैं इफेक्ट बता रहा हूँ, सिर्फ 5 साल पीछे जाए। आज बीजिंग आपको 11वें 12वें 14वें नंबर पे नजर आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों ने समझ लिया कि ये स्मोक का मसला गवर्नमेंट ने नहीं हल करना, मैंने हल करना। हमने करना है, बिल्कुल। जहाँ कूड़ा जलाया जा रहा है मुझे फ़ोन करना है। कोई हेल्पलाइन हमने अभी तक बनाई है कि यार कूड़ा जलाया जा रहा है? कोई हेल्पलाइन है कि तजावज़ात हैं, हम फ़ोन करें और हेल्पलाइन को बताएं कि ये तजावज़ात हैं जी, आए हटाएं? कोई आपके पास है कि मैं FDA 1350 बस जा रही है तो मैं उसको एक ऐप के क्लिक से बताऊं कि इस वक्त बस कहाँ पे है, इसको लोकेट करें और रोकें, इसका चलान तो खैर करें ही ना, इसको बंद करें। कोई ऐसी चीज़ आपने अभी तक नहीं बनाई है। ऐसी हजारों गाड़ियाँ अभी भी आपको रोड पे नजर आ रही होंगी, अभी भी चल रही होंगी, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। बाकी रहा ये दफातर बंद करने का, स्कूल बंद करने का, बेशतर प्राइवेट स्कूल तो वैसे ही हफ्ते बंद होते हैं। हाँ जी, सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल खुलते हैं, सिर्फ वैसे ही है। आपके बच्चे जाते हैं स्कूल, मेरे भी जाते हैं, आपके तो भी नहीं ना जाते? नहीं अभी नहीं जाते, जाएंगे तो लग पता जाएगा। मैं कह रही जल्दी जल्दी देखें, ये छुट्टी देने का मकसद या मार्केट्स बंद करने का मकसद क्या होता है कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो महदूद किया जाए, लोग घरों से ना निकलें। लेकिन हमारे यहाँ ये अलमिया है कि हम उस पर ससुराल वैली निकल जाते हैं। हाई साहब के तो साथ है, बिल्कुल निकल जाते हैं, हाई साहब पैदल ही चले जाते हैं।
تو لوگوں کی گاڑیوں کا سڑک پہ نہ آنا اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے تاکہ جو آپ کی آلودگی کی شرح بڑھ رہی ہے، گاڑیوں کا دھواں ہے، اس کو روکا جائے۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ چنگچی رکشہ جو ہے وہ سب سے بڑا سبب ہے، لیکن آپ دوسرا اس کی طرف دیکھیں تو وہ کہتے ہیں جی غریب آدمی چلا رہا ہے تو خاندان کی کفالت کر رہا ہے، ہم اس کو کس طرح روکیں۔ وہاں پہ بھی یہ بات بھی ٹھیک ہے، اپنی جگہ پہ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو آپ دیکھیں نا لاکھوں کروڑوں لوگوں کے آپ جو ان کو بیماریاں پھیل رہی ہیں وہ بھی تو دیکھنی ہے وہ بھی چیز۔ تو آپ دیکھیں، آپ یہی غریب متاثر ہو کے ہاسپٹل جائے گا تو کس نے پوچھنا ہے؟ تو یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ خود اپنی ذمہ داری کا تھوڑا مظاہرہ کریں تو پھر تو یہ چیزیں ساری ممکن ہیں۔ ادروائز ہم کہیں کہ نہیں یہ گورنمنٹ نے ہی کرنا ہے اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے تو پھر یہ ناممکن ہے۔ آپ کا رنگ روڈ اطراف یا مومن پورہ سے لے کر آپ کے بابو صابو تک بند روڈ، یہ سارا چھوٹی انڈسٹری ہے، رات کو ٹائر جلتے ہیں، آپ کے بھٹا ابھی تک اسی طرح چل رہے ہیں۔ آپ فصلوں کی باقیات سے نکلیں، یہ کوئی اس میں کوئی اتنا بڑا سبب نہیں ہے، بیسیکلی دھواں یہی ہے۔ بڑی زبردست مومن پورے کا نام لے دیا۔ مومن پورے سے ایک دفعہ مجھے فون آیا کہ جی بند روڈ مومن پورہ، یہاں میں مومن پورہ گیا اور وہاں پر وہ مجھے مسجد لے گئے، گھروں پہ لے گئے، دیواروں پہ سپرا صاحب انہوں نے صرف کہا کہ آپ نے صرف انگلی لگا کے ایسے تھے جیسے نیچے سے سفید وہ ٹائل نکل رہی تھی اور اوپر سے رنگ کالا وہ آتا، کہتے جی یہ سانس لے رہے ہیں ہم لوگ۔ سڑکوں کی مٹی کالی ہے وہاں پہ، آپ نیچے جو یہ مٹی اس خبر کو ہم وائنڈ اپ کریں گے اور اس کا حل ایک یہی ہے کہ ہم سب لوگ بھی آپس میں تہیہ کریں کہ جہاں گورنمنٹ اپنی سطح پر کام کر رہی ہے ہمیں سب کو تعاون کرنا ہے۔ گورنمنٹ بھی تو ایپ بنائے نا کوئی کہ ہم بتائیں یار تجاوزات یہاں پہ عامر ہے، بھائی یہ ایپ گاڑی سے بھی دھواں کچھ دے نہیں رہی ہوگا، ہے۔ آپ دیکھ لیں 100 ایپ بنی، ہوتا ہے، یہاں پولیس نے 100 ایپ بنائی ہیں، آپ کہتے ہیں ہوتا ہے، میں نہیں کہتا کچھ ہوں نہیں ہوتا ہوتا، میں نے تو آج تک کوئی فائدہ ہے۔ نہیں آپ کو بڑا دیکھا، فائدہ چلیے آپ بنوا کے بھی دیکھ پولیس لیں، کی خواتین ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کریں، آپ بنوا کے بھی دیکھ لیں کیا ہو جائے گا۔ اب تو یہ حالات ہے، اب آپ کچھ بھی کر لیں اسموک پہ فی الحال قابو پایا نہیں جا سکے گا۔ اب فی الحال ہی مجھ کو تو ہم کچھ بہتری لا سکتے ہیں، لیکن اب جس سچویشن میں ہم ہیں وہ بارش ہی ایک حل ہے، اللہ تعالیٰ اور وہ اللہ تعالیٰ کی شاہد بارش۔ حسن صاحب کو توفیق اور زندگی سے عطا فرمائیں، وہ اس کام پر لگے ہوئے ہیں، لیکن ایک دن کے بیچ میں چھٹی دے دیتے ہیں، ایک دن کے بعد سماعت کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ۔ شاہد کریم صاحب، جسٹس شاہد شاہد کریم صاحب، جسٹس شاہد کریم صاحب، وہ کافی دیر سے لگے ہوئے ہیں۔ اچھا وہ کافی دیر سے اس کام پہ ہیں، ہاں۔ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے عطا فرمائے، وہ ضرور یہ کام کریں۔ وہ کام ایک یہ بھی کریں کہ یہ جو ہم پارکس میں درخت نہیں لگا رہے، جو پرائیویٹ سوسائٹیز جو ہیں وہ ایس او پیز پورے نہیں کر رہی ہیں، جو ایل ڈی اے کے ایس او پیز بات ہیں، بڑی لمبی چلی جانی ہے، بڑی لمبی جانی ہے، کہاں آپ پہنچائیں یہاں گے؟ ایل ڈی اے کے لوگ سوسائٹی بننے دیتے ہیں، اس کے بعد وہ ایک اخبار میں اشتہار دیتے ہیں کہ یہ جی ایل ڈی اے اپرووڈ نہیں ہے۔ آپ میں نے ابھی ایک سنگل سٹوری میں گھر بنا رہا تھا، میرے گھر 3 دفعہ ایل ڈی اے کے اہلکار آئے، وہ کہ فون پہ ہی میرے ان سے بات ہوئی کہ جو ٹھیکیدار نے کرائی کہ جناب یہ آئے ہیں، یہ کبھی کچھ کہتے ہیں جو آپ اوپر منزل نہیں ڈال سکتے، تو میں نے کہا یار ان سے کہیں کہ ہم منزل کب ڈال رہے ہیں، ہمارا نقشہ نہیں ہے تو میں نے بنا بنایا گھر لیا، اس کا نقشہ لے کے آئے۔ اس شہر میں سینکڑوں ہزاروں سوسائٹیز بن گئی، جن کے بعد میں آپ نے اشتہارات جاری کیے، وہاں پہ مکان بن گئے، وہاں پہ لوگ رہے۔ کرتے یہ ہیں، یہ سوسائٹی والے سے کہتے ہیں کہ آپ سوسائٹی بناؤ، اس کی کٹنگ کرو، مکان بنانے شروع کر دو۔ ہم کہیں گے جی اب عوام کو کیا نکال دیں، اس کو اپرووڈ۔ یہ ایک طریقہ کار ہے، یہ طریقہ حل ہے۔ کون ہے اس کا ہیڈ؟ ایل ڈی اے کا کمشنر۔ ہم بریک میں بات کمشنر کر انڈر لیتے پاس سے نکلے تو جائے نا، پہلے بریک سمن آباد والا انڈر بریک کے پاس بعد صاحب، واپس خالد آتے ہیں۔ چوک والا انڈر پاس آ گیا۔ ہم بڑھیں گے اپنی خبر کی طرف، اور خبر ہمارے پاس کیا ہے جی؟ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے۔ پتہ نہیں کیوں نہیں لکھا ہوا کہ چھوٹی سی کمی کی گئی ہے، نہ ہونے کے برابر کمی کی گئی ہے، لیکن اس کا تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں، یہ 2 روپے بڑا ہوتا تو آج ہم اس کو پیٹرول بم کہہ رہے ہوتے ہیں؟ آج کم ہوا ہے تو آپ اس کو چھوٹی سی کہہ رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ ان دونوں کی بات سن لیں کہ یہ میں دونوں کی بات نہیں نا، آپ نے بات کی، اب ہماری بات بھی سے پیٹرول ڈلوانا پڑے گا نا۔ ڈلواتے ہیں بھائی، جو گھر کی گاڑی ہے وہ اپنی جیب سے ڈلواتے ہیں۔ تھا کہ 281 روپے میں سے 200 روپیہ کم کر دیتے، 81 روپے کا پیٹرول ہوئے کیا ہونا تو ویسے یہی چاہیے، مطلب یہ ہونا تو یہ چاہیے، اللہ کرے ایسا ہو جائے، ہونا تو یہ چاہیے کہ گورنمنٹ فری میں سب کو پیٹرول دے، ہونا تو یہ چاہیے کہ گورنمنٹ فری میں آٹا دے، کون سنبھالے، پیٹرول دے، مجھے دفتر فری میں تنخواہ گھر بیٹھے دے، شاہد سپرا صاحب کو گھر بیٹھے دے، بجلی کا بل نہ آئے، ہونا یہ چاہیے۔ اور یہ ہوگا الحمدللہ، جب ہم سب جنت میں جائیں گے تو یہ ہوگا، نہ وہاں بل آئے گا، نہ آٹے کے ریٹ دینے پڑیں گے، نہ گوشت کے پیسے آپ کو نظر آئیں گے، نہ چکن کا ریٹ نظر آئے گا، نہ پیٹرول کا خرچہ ہوئے گا، کیونکہ آپ
फरिश्तों और हूरों के साथ ही सफ़र करते हैं। कोई मसला नहीं। देखें, आप शाहिद सिपरा ने इतनी खूबसूरत बात की, उसने कहा कि आप शुक्र अदा करें कि ये कम हो। हम असल में क्यों इतने ना शुक्रिया हो जाते हैं। 28 रुपये कम हुआ था पेट्रोल, उसमें 2 रुपये और कम हो गए, कितना हो गया? 30 रुपये। शाहिद सिपरा भाई जी, अगर ऐसे है, अगर ऐसे है तो आप ये समझे कि आपका भाई 2 महीने में 30 रुपये पेट्रोल कम हुआ, बड़ा अच्छा हो गया। मेरे तो कहते अगले 15 दिन में 2 रुपये और कम कर दें, रुपया कम ही कर दें, 2 रुपये कम करें, ज़्यादा ना करें। उसने सही कहा कि इसको फिर हमने मनशा बम, क्या कहते हैं, बम कहना, पेट्रोल बम, पेट्रोल बम, मनशा बम कब्जे तो याद आ गया। अच्छा, तो इसमें हम वो जो है पेट्रोल बम कह रहे होते, इस वक्त बैठे हुए लोगों के शॉर्ट्स कर रहे होते, देखो जी महंगाई इतनी बढ़ गई, पेट्रोल इतना बढ़ गया। हमें भी जो अब ये मैं चले मान लिया आप दोनों बिल्कुल ठीक है, लेकिन डीजल ज्यादा, एक आखिरी बात है, डीजल ज्यादा सस्ता हुआ है, उसके लिए आपको समझ आ गई है? नहीं वो आना को समझ आ गई, खुशाइन बात है ना, डीजल ज्यादा सस्ता हुआ वो समझ। वो बता ना यार, उसकी फैमिली का काम है गुड्स ट्रांसपोर्ट का, ये बता नहीं रहा। वो अच्छा हुआ है, लेकिन देखिए पेट्रोल तो मैंने अपनी जेब से डलवाना होता है ना, मुझे उसकी ज्यादा खुशी होती है। अब मुझे सिर्फ ये बता दें, मार्जिन था क्या, इससे ज्यादा कम हो सकता था? आपकी जिस तरह से इस वक्त वार है वहाँ पे गजा में, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और उनके दुश्मनों को नीस्तो नबूद करे। उसके बाद पूरी दुनिया में पेट्रोल का जो है रेट है वो फ्लक्चुएट हो रहा है। गवर्नमेंट ने अच्छा किया कल IMF के साथ, क्योंकि मायदा भी होकर IMF ने भी आपको ये खुशखबरी सुनाई कि अगले आने वाले 3 माह में महंगाई में कमी होगी पाकिस्तान के अंदर। जो मैयत लिए गए थे, जो हमने कहते हैं ना 16 माह की जो गवर्नमेंट PDM की थी, उसने क्या काम किया था? तो उसने यही काम किया था कि आपको डिफ़ॉल्ट से बचाया था, और उसके बाद उसके लिए हुए मेजर्स आज आपको IMF की वो 70 करोड़ डॉलर की शक्ल में नज़र आ रही है। तो उन्होंने उसको सराहा है, उन्होंने कहा अब महंगाई जो है बहुत ऊपर गई, अब मज़ीद नीचे जाएगी, 3 माह अगले आपको महंगाई नीचे नज़र आती है। तो आज 2 रुपये पेट्रोल 2 रुपये सीधे से कम हुआ है। हाँ, अब गवर्नमेंट इसमें अल्लाह करे बिजली की कीमतों में इजाफा करके इसको पूरा ना कर ले। वो यही होता है, एक तरफ कमी होती है, डरते मैंने ये बात की है, क्योंकि सिपरा साथ ही कहता अच्छा गर्मी सर्दियां ने तो गैस दे सकती हूँ, सर्दियां ने गैस तो गर्मियां ने बिजली, कीमत मैं लिख के दे देती हूँ, पूछ लेंगे बढ़नी है कीमत। लफाजी दहशतगर्द मेरे नाल बैठा है, हर एक नु डराई जांदा। सही बात है, मेरे ते तराह करदा ना। देखे मेरा काम है जो आवाम, करोड़ों आवाम सुन रहे हैं, उनको हकीकत से आगाह करना। अगर आपको वो बुरा लगता है तो ठीक है, बुरा लगता है, हमें बुरा क्यों लगना है, बुरा सिर्फ क्यों लगना है? नहीं, मैं सम टाइम मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी चीजें हमें ये पहले से बता देते हैं, बहुत सारे लोगों की रहनुमाई इस तरह से हो जाती है कि आप तैयारी कर लेते हैं। देखिए हमारा सिस्टम जो है वो इस तरह कर्जों में और हर चीज़ में घिरा हुआ है, मुआहदों में, कि हम उससे निकल ही नहीं पाते, और वो नेटवर्किंग और वो जाल ऐसे हैं कि आपको निकलने देते ही नहीं हैं। तो ये वही वजूहात होती हैं कि आप एक वक्त में एक स्टेप लेते हैं, लेकिन अगले लम्हे फिर आपको उसके बाद एक और स्टेप लेना पड़ता है। तो अदरवाइज़ हमारे यहाँ कोई ऐसा तो सिस्टम है नहीं कि हम अपनी जो इकॉनमी है हमारी, उसको हम खुद स्टैंड कर लें। तो हमने लेफ़्ट राइट पे जितने लोग हैं उनके साथ ही चलना है। तो यही वजह होती है कि आज आप गवर्नमेंट को ज़रूर ज़िम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो इकॉनमी की हालात हैं, उस अगर हम लेफ्ट राइट से ना चलें तो वो हालात आपके बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जहाँ तक रहेगी पेट्रोल की कीमत की बात, तो मैं इस तरह से वैसे 2 रुपये मुझे तो लगता है कम हुए हैं, कमी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन फिर अगेन इसका अगर दूसरा पहलू देखें तो वाकई हमें ना उम्मीदी ना शुक्री नहीं करनी चाहिए। 4 पैसे भी साल लगाओ ना। मैं हमेशा ये कहती होती हूँ कि शुक्राना नेमत आपकी नेमतों में इजाफा करता है। तो चले इस पर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। सो पेट्रोल की कीमत में कमी के बाद थोड़ा सा इस खबर की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है। हम स्मोक की भी बात करें। मोटरवे हाईवे पर अनफिट गाड़ियों का दाखिला मुकम्मल बंद किया गया है। क्यों किया गया है, इसकी वजूहात क्या हैं और किस ये पॉसिबल है? देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो स्मोक चल ही रहा है, दूसरा एक्सीडेंट्स जो होते हैं आपके रोड हादसा जो हैं वो अनफिट गाड़ियों का बायस बनते हैं। आपने अभी कुछ महीने पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जो बड़ा सोशल मीडिया पे हिट हुआ था, एक शालीमार जो ट्रांसपोर्ट थे उनके, वो किस तरह हुआ था कि वो अनफिट गाड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद उसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट भी था और वो किस तरह मोटरवे पे आई। इसी तरह टायर्स का वीक होना,
और बाकी चीज़ें जितनी भी हैं उनको देखने के बाद अगर फिटनेस सर्टिफिकेट आप लेकर मोटर वे पे तो आपने 110 या 120 पे जाना है ना, 100 पे भी जाना है आपकी जो बड़ी ट्रांसपोर्ट है उसने। तो ऐसे इस स्पीड के साथ अगर आपकी गाड़ी फिट नहीं है, इसका मतलब है कि दूसरा जो आपके साथ ट्रैवल कर रहा है किसी भी वक्त आप उसकी नुकसान, चाहे माली कह रहे हैं चाहे जानी नुकसान का, वो बाइस बन सकता है। हमारे यहाँ ये है कि हम लोग इस पर अमल दरामद नहीं करते। ये मोटरवेज या हाईवेज जितनी पुलिस है, मुझे बताएं कि हाईवेज, हाई साहब जीटी रोड को हम कहेंगे हाईवेज, इसको कंसीडर करेंगे? ये कैसे मुमकिन होगा? आपकी तो बहुत सारी गाड़ियां हैं जो आपकी फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चल रही हैं। मोटरवेज से तो चलो रोक लेंगे, आपके पास एक सिस्टम मौजूद है, सारी चीज़ें हैं, टोल प्लाजा है, वहाँ रोकेंगे, उनको चेक कर लेंगे। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं और ज़रूरी है जी ये खबर भी डिस्कस करना। कौमी क्रिकेट टीम की कमान तब्दील की गई है, कैसे देखते हैं आमिर भाई इसको? मेरे ख्याल से तो नहीं करनी चाहिए थी। अभी बाबर आजम गो के उसकी कप्तानी पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। अभी वही मैं कह रही हूँ, अभी वाली अभी सिचुएशन आपने देखकर भी ऑस्ट्रेलिया आप ये जाना कह रहे था, हैं। अभी आपको इस तरह से उसको डिस्टर्ब करना जो है टीम को नहीं चाहिए था। अभी किसी तजुर्बे के हमने देखें, तजर्बा तो करने चाहिए, तजर्बात ज़रूरी हैं करने, लेकिन आप एक सीरीज से पहले आपने एक प्लान किया, आपने कहा जी बाबर तेरी भी इज्जत रह जाएगी, मेरी भी रह जाएगी। हम ये करते हैं कि तुम्हें अनाउंस करते हैं, तुम खुद रिजाइन कर। आपने ये तय करके बाबर के साथ, आजम के साथ ज्यादती की। बहुत बड़ा बैट्समैन है, पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, उसको इस तरह से कंफ्यूज करके आपने उसको तमाम फॉर्मेट से उससे इस्तीफा ले लिया। तो क्या ये इतना बुरा था कि फिर आपने उसको कप्तान, 2019 से वो कप्तान था, आज 2023 है, बड़ी टीम को संभाला उसने, नंबर 1 पे लेके गया, खुद भी नंबर 1 बैट्समैन रहा उसी कप्तानी के दौरान। अब उस पर कौन सा प्रेशर था? हाँ, वर्ल्ड कप में जो साजिश हुई, वो साशी अनासर जो हैं वो कामयाब हुए, जिन्होंने ढेरों स्कोर दिया और मिलकर दिया। कप्तान भी तो बन गए ना, हाई साहब कप्तान भी बन गए T20 के, और उनके दोस्तों ने बड़ा उनका साथ दिया नाकस फील्डिंग करने में, कैच ड्रॉप करने में, श्रीलंका से 344 कराने में, तो आप समझते साउथ हैं अफ्रीका कप्तान को का मैच टीम के जितवाने मेंबर में। का भाई साहब इसकी इन्वेस्टिगेशन मैं वही कह रही हूँ ना, कोई रोल नहीं जो है जिसको हम कहते हैं कि हमारे सफीर हैं पाकिस्तान को, ये जाके वहाँ पे रिप्रेजेंट करना होता है। तो पाकिस्तान के लिए ना खेलें और अपनी कप्तानी के लिए खेलें, बड़ा आसान है के लिए खेलें। बड़ा आसान है। जिस पिच पे जिस दूसरी टीमों की बॉलिंग लाइन जो है वो मुखालिफ टीमों को 52 पे आउट करती है, आप उससे 300, 350, 300 स्कोर खाते रहे। सही बात है, 400 स्कोर भी आपने खाया। हाँ बिल्कुल। क्यों, कैसे खाया? अब इसकी इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं, कहते जी बॉल नहीं मूव हुआ, हमने बॉल किया नहीं हुआ। और आप नज़र आ रहा था कि किस तरह की फील्डिंग थी और किस तरह की बॉलिंग थी। बाबर आजम को एक साजिश के तहत नाकाम किया जा रहा था। मैं ज़का अशरफ साहब के फैसलों पे हम क्या कहें, वो चेयरमैन हैं, लेकिन ये सोचना ज़रूर चाहिए कि कौन से अनासर थे जो टीवियों पर बैठकर शहनशाह की, कोई सुसर था, कोई किसी टीम का कोच था, वो टीवियों पर बैठ गए और टीवियों पर बैठ के उन्होंने कहा जी कि सिर्फ शहनशाह, भाई शहनशाह ने किया क्या है इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान? बिल्कुल। क्यों, किस कारकर्दगी की बुनियाद पर उसको कप्तान बनाने जा रहे हैं आप? यही तो क्वेश्चन और आप ये देखिए कि असल में हम अपनी क्रिकेट को कहाँ लेके जा रहे हैं। एक बहुत शानदार खेल पाकिस्तानी टीम की पूरी दुनिया में पहचान थी, पाकिस्तानी इस खेल को एंजॉय करते थे, उसके साथ हमने अल्टीमेटली क्या किया? मुझे वाइंड अप करने का कहा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हम हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। हम आज के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं, रिसेंटली आपके सामने एक डिफेंस में वाक़या हुआ, कम उम्र ड्राइवर की वजह से एक पूरा ख़ानदान तबाह हो गया। सो कुछ हमारी ज़िंदगी में, हमारे माशरे में इस तरह के अवामिल हैं जो कि अपनी हठधर्मी, अपनी आदत, अपनी अयाशी और अपनी वो जो, मैं क्या कहूँ, वो वाली आदतें जो पुख्ता कर दी जाती हैं, जिस पर आपके पास ये ऑप्शन नहीं रह जाती। और इसके पीछे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल पेरेंट्स का होता है, जो इस तरह से बच्चों की परवरिश करते हैं कि उन्हें ना सुनने की आदत नहीं रहती। ज़िद और हठधर्मी उनकी नेचर का हिस्सा बन चुकी होती है। अल्टीमेटली माशरे की तबाही की तरफ ये हमें लेकर जा रही हैं चीज़ें। आप ख़ानदानों के ख़ानदान तबाह कर रहे हैं और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इस पर वालिदैन का क्या रोल है, सोसाइटी का क्या रोल है, हमें किन किन चीज़ों को देखना है अपने बच्चे की तरबियत करते हुए, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारी आज की मेहमान जो मौजूद है, मैं तारुफ कराना चाहूँगी, डॉक्टर नबीहा अली खान है, माहिर नफ्सियात हैं, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। माशरे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम बड़ा लाइटर नोट पे लेते हैं, लेकिन इन दी एंड जब वो अपनी वर्स्ट सूरत में आती हैं तो उसका नतीजा हमारे सामने बहुत बुरा आता है। बिल्कुल ऐसे। हम उसको स्टार्ट में नहीं पकड़ते हैं, उसकी जड़ को नहीं पकड़ते हैं। कितना ज़रूरी है ये सब?
अच्छा देखिए है ना, एक तो टॉपिक आपका बहुत बड़ा है और बहुत डीप टॉपिक है, इस पर बात जो है वो तफसीलन हो सकती है। लेकिन मैं चंद एक पॉइंट्स जो है वो आपके साथ इसको शेयर करूंगी और अपने नाज़रीन के साथ भी, कि वालिदैन के रवैयों का बहुत असर होता है बच्चों के रवैयों पर। आपके बच्चे जो रवैया अख्तियार कर रहे हैं, इट्स मीन कि आपके यानी कि उनके जो वालिदैन हैं उनका क्या रवैया है उनके साथ। अगर बच्चा आपका बहुत ज़िद्दी है तो इट्स मीन कि आप उसके अच्छे कामों की तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, आप उसे ज़िद पे आमादा कर रहे हैं कि वो ज़िद पर उतरे और वो अपनी बात को मनवाए आपसे। अगर आप बच्चों के अच्छे काम की तारीफ़ जो है वो सबके सामने, क्योंकि हम डांट तो सबके सामने देते हैं लेकिन अच्छे काम की तारीफ़ जो है वो हम सबके सामने नहीं करते, और बच्चे को ये यकीन दिला देते हैं कि बस हम तुम्हारे माँ बाप हैं या हम तुम्हारे दोस्त हैं, जो भी हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं, वो इस चीज़ को जो है वो उन्हें समझना होगा कि जो बच्चों का रवैया है ख़ास तौर पे, वो आपके रवैये का रिएक्शन है, यानी हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तो वालिदैन जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, ना तो वो उनकी अच्छे तरीके से जो है वो तारीफ़ करते हैं, ना उनको वक्त दे पाते हैं। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है हमारी सोसाइटी का वो ये है कि बच्चों पर जो है नज़र नहीं रखते। नज़र का मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे बच्चे को देखते रहें कि बच्चे की एक्टिविटी क्या है। नज़र ये होती है कि आपको पता हो कि आपके बच्चे के दोस्त कौन है, आपको पता हो कि आपका बच्चा किस सोसाइटी में उठ रहा है, बैठ रहा है। क्योंकि ये मौला अली का भी कॉल है कि आप को अगर किसी को भी पहचान करना है तो उसके दोस्तों से कर सकते हैं। वालिदैन अच्छी तरबियत करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वालिदैन के बच्चे भी हैं, लेकिन ज़िद्दी हो जाते हैं, हट धर्म हो जाते हैं, नहीं कहना मानते। अब जैसे ये वाक़या हुआ डिफेंस वाला, इस बच्चे ने जो है उसने कहा कि मेरे वालिद साहब ने मुझे मना किया था लेकिन मैं फिर भी जो है वो गाड़ी लेकर चला गया। अब ये एक बच्चे का किस्सा नहीं है लाहौर में, लाहौर की बात नहीं, पूरे पाकिस्तान की बात है कि आप कहीं भी देख लें, बच्चों को गाड़ी ड्राइव करने का शौक, क्रेज़ है। वो अभी 15 साल के होते नहीं और वो कहते हैं कि हमें बाइक चलानी आ जाए, गाड़ी चलानी आ जाए। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वालिद साहब के पास टाइम नहीं, घर में कोई बड़ा भाई नहीं। अब वालदा को जो है वो अगर शॉपिंग पे लेके जाना है, बहन को स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी छोड़ने जाना है, तो सबसे पहली बात ये आती है कि हमारा बच्चा जो है वो बाइक चलाना सीख ले। ये घर से स्टार्ट हो गया प्रोसेस। माँ ने कहा कि बच्चा बाइक चलाना सीख ले। अब जब आपने उसे बाइक चलाने पे लगा दिया या गाड़ी चलाने पे लगा दिया और उसको पता है कि मैंने अपने घर में ये सारी चीज़ें जो है वो देखनी है, तो इट्स मीन आप इसमें कसूरवार हैं, वालिदैन कसूरवार है। तो इसलिए अपने बच्चों पर जो है वो फोकस करें, उन पर नज़र रखें, उनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखें। अब वो बच्चा जब चाबी उठा कर गया है तो वहाँ उस वक्त कोई मौजूद नहीं था, वो गाड़ी लेकर चला गया और इतना बड़ा हादसा हो गया, एक घर के 6 अफराद जो है वो ज़िंदगी हार बैठे। अब वो बच्चा कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे हुआ है और मेरे साथ ये हुआ क्या है। 15 साल का बच्चा है, उसको ये भी नहीं पता कि मैंने क्या किया है और मुझसे कितना बड़ा सानिहा हो गया। हालांकि हमारे सामने खुदा ना खास्ता कोई एक आदमी आप फौतगी से आए ना तो वो कितनी देर सदमा नहीं आपके साथ। हाँ, एग्जैक्टली। अब यहाँ पर एक बच्चा जिसकी वजह से इतने लोग गए, उसने अपने सामने ये सब चीजें देखी, उसकी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा। मतलब 6 लोग उसके सामने चले गए, उसके लिए तो ये कोई चीज अहमियत ही नहीं रखती। बिल्कुल, उसे तो पता ही नहीं है कि मैंने किया क्या है, उसे एहसास ही नहीं इस चीज़ का। एहसास क्यों नहीं? क्योंकि आपने उसे एहसास दिलाया नहीं। आपने उसे सही और गलत का जो है वो समझाया नहीं। और अगर समझाया भी होगा तो बच्चे ने इस चीज़ को मैटर नहीं किया, क्योंकि जो वालिदैन ज़रा ज़्यादा सख्ती करते हैं उनके बच्चे भी ज़िद्दी हो जाते हैं। ये भी एलिमेंट हम जो है वो इसको अलग नहीं कर सकते। अगर आप अपने बच्चे को बार बार हर चीज़ पे रोकते हैं, टोकते हैं कि रुक जाओ, ये काम नहीं करो, तुमने ये नहीं करना, ये गलत है। अच्छा, वो क्यों गलत है? वो उसके लिए क्या नुकसान कर सकता है? आपने ये चीज़ तो उसे बताई नहीं, क्योंकि आपको खुद जो है वालिदैन की तरबियत होना बहुत ज़रूरी है। माजरत के साथ मैं ये कहूँगी कि अभी जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारे नए वालिदैन हैं, उन्हें तो बिल्कुल बच्चों को पालने के हवाले से, तरबियत के हवाले से जो है वो आगाही नहीं है। तो अब हम ये तो नहीं कर सकते कि यहाँ पर अब इंस्टीट्यूट बनाए जाएँ कि जहाँ वालिदैन को बताया जाए कि आपने अपने बच्चों की तरबियत कैसी करनी है। एक गलत सोच जो है वो पूरे माशरे को तबाह कर सकती है, बहुत से लोगों की जान लेने का बाइस बन सकती है। उस बच्चे ने जो भी जज्बात में आके जो है वो गाड़ी चलाई है, जिस तरह भी किया है, असल में सोशल मीडिया का भी बहुत इफेक्ट है। बच्चे देखते हैं ना कि दूसरे बच्चे जो है वो गाड़ी चला रहे हैं, मेरा दोस्त चला रहा है, हाँ, तो वो कहते हैं कि हम भी ये कर सकते हैं। अब वो ना कर सकते हो तब भी वो इम्प्लीमेंट करेंगे। हो सकता है वो बच्चा उस टाइम वीडियो बना रहा हो, अभी अंदर की बात तो हमें नहीं पता, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ड्राइविंग करते हुए वीडियो बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, इससे बहुत सारे हादसात हो रहे हैं। सोशल मीडिया पे अपने आप को हाईलाइट करना, अपनी पोस्ट लगाना, अपने पेजेस लगाना, वो साथ साथ पेजेस भी चल रहे होते हैं, साथ साथ ड्राइविंग भी हो रही होती है। ये चीज़ भी हादसात का बाइस बन रही है। इस एलिमेंट को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस वक्त में हमें सोचना ये है कि हम अपने बच्चों को किस तरफ लेके जा रहे हैं। उनकी तारीफ करें, उनकी हौसला अफजाई करें, उनके काम को सराहें, उन्हें सही टाइम दें, उन्हें सही गलत की बताएं कि ये बेटा गलत है और ये सही है। अगर आप ये काम करोगे तो अच्छा होगा, इस काम का नतीजा गलत होगा। अब मैंने ये भी सुना कि मैं देख रही थी कि वो जी बच्चे के जो वालिदैन हैं वो उन घर वालों को जो है वो प्रेशराइज भी कर रहे हैं कि हमारे बच्चे को जो है वो माफ़ किया जाए या छोड़ दिया जाए, नहीं तो हम ये कर देंगे। अच्छा, अब ये
कहते हैं ना कि ऊंची दुकान फीका पकवान। अब होता क्या है कि जो ज़रा एलीट क्लास के बच्चे होते हैं, जिनको हर चीज़ आसानी से मुयस्सर होती है, घर में खाने पीने में भी कोई दिक्कत नहीं है, बाहर आने जाने में कोई रोक टोक नहीं है, वो क्या करते हैं कि वो अपने वालिद साहब के पैसों पर या अपनी वालदा के जो है वो ना पूछने पर इस चीज़ को अपना फ़ख्र समझ लेते हैं। कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो जाती है ये बात। अब जब ये ओवर कॉन्फिडेंस में बात आ गई तो आप खुद समझ लें कि एक ओवर कॉन्फिडेंस बंदा जो है वो कुछ भी कर सकता है ना, नतीजा यही निकलता है जो हुआ। इस बच्चे ने भी कॉन्फिडेंस में आके नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस होकर जो है वो ये काम किया है कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये करके दिखा सकता हूँ। हो सकता है उसे कोई ये कहता हो। मुझे गाइडलाइन चाहिए जी, कि आप अपने बच्चे की अगर परवरिश कर रही हैं तो आपने कौन कौन सी उनकी ऐसी आदतें हैं जिन पर नज़र रखनी है और उनको फिर टाइम टू टाइम चेंज करने के लिए भी एफर्ट करनी है। अच्छा देखें, बच्चे की जो तरबियत होती है ना वो 3 साल से और 10 साल के दरमियान होती है। 3 साल से 10 साल तक अगर आप बच्चे की तरबियत करने में कामयाब हो गए, उसे सही और गलत समझाने में कामयाब हैं, तो आपका बच्चा अपनी अगली तमाम उम्र तक कोई जो है वो नेगेटिव काम नहीं करेगा, वो पॉजिटिव ही वर्क करेगा। आप उसे जैसा बनाएंगे वो वैसा ही बनेगा। अब आप ये देखें कि हमारे वालिदैन ने जब हमारी तरबियत की तो हमें बताया कि बेटे ये सही नहीं होता, अगर कोई मेहमान आए तो आपने वहाँ आकर नहीं बैठना, चीज़ें रखी हैं या कुछ भी है, या अगर कोई आपको बुरा कह देता है तो आपने उसका माइंड नहीं करना, बड़े बड़े होते हैं, उनका एक अदब होता है। अब मुझे बताएं कौन से वालिदैन ये समझाते हैं? अब तो ये बताया जाता है चचा ने तुम्हें डांटा है, तुम भी जो है वो उनके बच्चे को ये कहो जाके, तुम्हें चची जो है वो ये कहें तो आगे से उनको जो है वो ये रिप्लाई करो। जब वालिदैन ये तरबियत कर रहे हैं, घर में आपका जो है वो ये सिस्टम बन रहा है, बाहर आपको कोई कुछ कहे तो उसको 4 बातें सुनाओ, तो फिर मुझे बताएं बच्चे तो ज़िद्दी होंगे। बच्चे तो जो है वो अना के अंदर जो है वो लग के अपनी जो है वो फ्रस्ट्रेशन को निकालेंगे। एंजाइटी पेशेंट्स हमारे पाकिस्तान में बहुत बढ़ रहे हैं। एंजाइटी ज़्यादातर यंगस्टर्स में है। 19 साल से लेके और 25 साल तक के जो लोग हैं वो एंजाइटी पेशेंट हैं। क्यों? एंजाइटी क्या है? बेचैनी है। बेचैनी की कैफियत है। आपको समझ नहीं आ रही होती आपके साथ चल क्या रहा है। आपके पास सब कुछ है, पैसा भी है, शोहरत भी है, सब कुछ है, आप पढ़ भी रहे हो, अच्छी तालीम भी है, वालिदैन दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप जो है वो बेचैनी का शिकार हो। उसकी वजह ये है कि आपका अपने वालिदैन के साथ जो है वो दोस्ती का रिश्ता नहीं है। गैप है बहुत ज़्यादा। वालिदैन ने दोस्ती नहीं की आपसे, क्योंकि वालिदैन हम बाप बन जाते हैं, माँ बन जाते हैं, लेकिन हम दोस्त नहीं बनते। जिस वक्त हम दोस्त बनेंगे ना, उस वक्त हम जो है वो बच्चों की तरबियत में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब सिचुएशन ये है कि हमारे पाकिस्तान में देखिए, बाहर के ममालिक की जो है सिचुएशंस और होती हैं, वो फैमिली को इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, उनके यहाँ तरबियत जो है वो उनका माशरा करता है, वो देख कर जो है वो सीखते हैं। लेकिन यहाँ पे तरबियत माँ करती है। माँ जो है वो घर में है, उसे पता है कि मेरे बच्चों की क्या क्या सेंसेस हैं, बच्चा कौन सी चीज़ पसंद करता है, कौन सी जो है वो नहीं पसंद करता। बच्चों को अगर आप ऊंची आवाज़ से बात करेंगे ना, आपसे भी कोई ऊंची आवाज़ में बात करेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, मुझसे भी करेगा तो नहीं अच्छा लगेगा। तो एक बच्चे से जब आप ऊंची आवाज़ में बात करते हैं तो वो इस चीज़ को अपनी तौहीन समझता है। इस चीज़ की अब जब बाप ने मना किया कि तुमने चाबी उठा के नहीं जाना, तुमने गाड़ी ड्राइव नहीं करनी, उसने कहा अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है, इनको पता ही नहीं चलेगा और मैं जो है वो गाड़ी लेके निकल जाता हूँ। अब उसे क्या काम था, वो क्यों जा रहा था और उसने ऐसा क्यों किया, इस चीज़ का कोई मैटर नहीं है। ना ही सोशल मीडिया पे ना मीडिया पर ये बात की जा रही है कि इसके पीछे रीज़न क्या थी। समझा क्या जा रहा है कि एक बच्चे ने 6 बंदों को मार दिया। बिल्कुल। अब वो मारने के लिए तो नहीं निकला था घर से, उसका कोई ये प्लान तो नहीं था कि मैंने जो वो 6 बंदों को जो है वो, ये तो एक हादसा था। बिल्कुल। कि हादसा जो है वो हो गया उससे। लेकिन वालिदैन की यहाँ पर जो है वो बात ये आती है कि उन्होंने इस पर फोकस नहीं किया, उन्होंने देखा नहीं कि हमारा बच्चा जा कहाँ रहा है। एंड ये कह सकते हैं कि हर चीज़ में आपके पेरेंट्स का रोल बहुत एग्जैक्टली। पेरेंट्स का टाइम देना, वो जो एक गैप हम देख रहे हैं पेरेंट्स और उनके बच्चों के दरमियान, ये फिल होना बहुत ज़रूरी है, तो ये वाक़यात खुद ब खुद कम होंगे। थैंक यू सो मच आपके वक्त का बहुत माय प्लेजर। नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हम अपने उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि नौजवानों से ज़िद में, अना में और वो ख्वाहिशात पूरी करने में इस तरह के बड़े वाक़यात अगर सरजद हो जाते हैं तो फिर कानून इस पर किस तरह से हरकत में आता है और फिर उस नौजवान की ज़िंदगी किस तरह से मुतासर करता है। ऑल्दो हम इन चीज़ों से सीखते कुछ नहीं हैं। इस तरह के शोज़ डिज़ाइन करने का मकसद यही होता है कि बताया जाए कि इन चीज़ों के नुकसानात क्या हैं, किस तरह आपकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, आपके आने वाली ज़िंदगी पर क्या असरात होते हैं, किस तरह से आपकी ज़िंदगी जो है मुश्किलात का शिकार हो सकती है। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आगाही जो है वो आपके साथ शेयर करना है। माहिर कानून अमृत अहमद हमारे साथ हैं, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। रिसेंट एक वाक़े को हम मिसाल बना लें। बिल्कुल।
जो डिफेंस में हुआ, एक हम छोटा सा बच्चा कहेंगे जिसने इतना बड़ा एक सानहे का जो मौजब बना। खैर अब यहाँ पर बहुत सारे वाक़यात इस तरह के रिपोर्ट होते हैं, बच्चे अपनी ज़िद में अना में ये सब चीज़ें कर गुजरते हैं और वो ये मानते भी नहीं हैं कि उनसे कोई गलती हो गई है। इन द लॉन्ग रन उनकी ज़िंदगी किस तरह से आगे जाके तबाह हो जाती है, उनको ये भी अंदाज़ा नहीं होता। एक पहलू ये है कि हमारा कानून भी उस तरह से हरकत में नहीं आता, जिसकी वजह से पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली हुआ क्या, बच्चों से कौन सा उनसे जुर्म हुआ है। सो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए ना, सबसे पहले तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और स्पेशली इसके ऊपर अगर हम एक पहलू देखें तो ये तो एक एक्सीडेंट है जो अभी हमारे सामने आ गया। जैसे कि अब मीडिया अवेयरनेस इतनी ज़्यादा हो गई है, इस वजह से लोगों के अंदर आगाही भी ज़्यादा हो गई है। लेकिन अगर हम ये देखें तो ये बहुत अरसे से ये चीज़ चल रही है। इस चीज़ को सबसे इम्पॉर्टेंट डेटरेंस जो है, देखें इसमें पेरेंट्स की तरफ से आता है। आप देखें सबसे पहले आपका इंस्टीट्यूशन होता है घर में अगर पेरेंट्स ने आपको एक व्हीकल की चाबी दे दी है और आपको इख्तियार दे दिया है, आपको बालातर कर दिया कि आप जाके ये चीज़ कर लें, तो पहली बात आपके पास इख्तियारात तो घर से आ गए, तो आपको घर से डेटरेंस आने की ज़रूरत है। सेकेंडली अगर आप ये देखें तो हमारे पास इस वक्त अगर हम लाहौर की खाली बात करें तो 190 हमारे पास इस तरह की चौकियाँ मौजूद हैं जहाँ पे आपके पुलिस अफसरान होते हैं। देखिए हमें इसमें ज़्यादा एक एक्टिवनेस और एक अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि खाली एक बच्चे ने एक्सीडेंट कर दिया, 7 लोगों की ज़िंदगियाँ ख़त्म हो गई, ये मजाक तो नहीं है ना, कितनी बड़ी बात है। कोई भी उस इंसिडेंट में हो सकता था और कल को वो बड़े पैमाने पर भी ये कर सकता था। बात सिर्फ इतनी आती है कि हुकूमती इक़दामात के लिए पुलिस को चाहिए कि ये जब हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा वो खड़े होकर देखेंगे भी। खाली इस बात पे नोटिस नहीं होना चाहिए कि मोटरसाइकिल्स को पकड़ के हमने हेलमेट पे पकड़ होकर उनसे दूसरे पैसे बटोलने हैं, ना कि इस चीज़ के ऊपर भी फोकस होना चाहिए कि जब ये नाकों से क्रॉस कर रहे होते हैं, जब ये जगह जगह चौकियों से क्रॉस कर रहे होते हैं, तो देखिए कि किस तरह का इंसान गाड़ी ड्राइव कर रहा है, किस तरह का इंसान गाड़ी नहीं ड्राइव कर रहा। हमने सोसाइटी में डेटरेंस लेके आनी है ना, जब तक हमारे वो इंस्टीट्यूशंस, वो इदारे ही एक्टिव नहीं होंगे। आपको कवानीन सख्त करने की जरूरत है, अब अदरवाइज कुछ नहीं होगा। हम सिर्फ ये कह दें कि 2000 रुपये जुर्माना हो जाएगा, बिल्कुल इट्स इनफ, तो ये इस तरह से नहीं करके भी देख लिया, उसका कोई रिजल्ट नहीं है। एब्सोल्युटली हमारे पास अगर आप सजाएं की बात करें, देखिए हमारे पास इसके लिए सेक्शन 279 मौजूद है। 279 क्लियरली ये बात कहता है कि अगर कोई रेकलेस ड्राइविंग कर रहे हैं और अगर आप ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से देखते हो, ऑब्जेक्टिव मिसाल के तौर पे सब्जेक्टिव होगा कि मेरे लिहाज से क्या होना चाहिए था, मिसाल के तौर पे शायद मैं एक इंसेन इंसान हूँ या मेरा दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है या कोई मेरे साथ और मसले मसाइल हैं, तो मेरा एनालिसिस डिफरेंट होगा। लेकिन अगर एक सेन इंसान अपने होशो आवाज़ में एक एक्सीडेंट और रेकलेस ड्राइविंग करता है, तो हमारे पास उसकी किसास, दियत, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और उसके बाद सज़ाए मौत जैसी चीज़ें मौजूद हैं। बात आती है क्या वो लगती हैं, वो दफ़े लगती हैं नहीं, तो हम लोग वहीं पे उन केसेस को रफ़ा दफ़ा कर देते हैं। और स्पेशली मैं इसमें अना ख़ास तौर पे उन फैमिलीज़ को भी बोलूँगी जो इस तरह की सिचुएशन को आगे लेके भी नहीं जाने देती हैं, वो बाहर सेटलमेंट पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। जब आप लेके ही नहीं एक आ रहे हो, अब फिर हम रुकेंगे कैसे? ये चीज़ें हमारे मुआशरे में खाली अवेयरनेस की हद तक नहीं बल्कि डेटरेंस की हद तक आने की ज़रूरत है और हर चीज़ में आने की ज़रूरत है, जो कि मुझे ये लगता है कि प्रिंसिपली अब हमें इस चीज़ की एडवोकेशन करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। ओके, मुझे अभी ये बताएं, अभी तक तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम इस स्पेसिफिक वाक़े को मिसाल बनाएं, कुछ हुआ नहीं है। अगर कानून हरकत में आता है तो उस बच्चे ने जो किया उस पर किस तरह से आगे कानून हरकत में आएगा, उसकी ज़िंदगी किस तरह से तबाह हो सकती है? देखिए अना, बात ये आती है कि जब आपके जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो आपके माइनर्स होते हैं, माइनर्स के कोर्ट्स भी डिफरेंट होती हैं, माइनर्स की सज़ाएँ भी डिफरेंट होती हैं। आप उनको ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम लोग पढ़ते हैं कि अक्सर कुछ ऐसे ऑर्डर्स जारी हो जाते हैं जिसके बाद उनको पुलिस में रखा तो जाता है, इन्वेस्टिगेशन अंडर इन्वेस्टिगेशन पे रखा जाता है, जेल में उनको सज़ाएं भी काटी जाती हैं, लेकिन उनको पैरोल पे रखा जाता है। मिसाल के तौर पे पैरोल पे वो आ गए, चले गए, उन्होंने कोई कम्युनिटी सर्विस कर दी, कुछ कर दी, इस चीज़ की आगाही ज़्यादा से ज़्यादा दे दी। देखिए आप अगर अब माइनर है, आपने माइनर को माइनर के हिसाब से सज़ा देनी है। कानून में कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का भी एक कॉन्सेप्ट है। मिसाल के तौर पे अगर गाड़ी यहाँ से आ रही है तो दूसरी गाड़ी यहाँ से आ रही है, तो टेक्निकली उस गाड़ी की भी फॉल्ट है। तो जब आप इस तरह की चीज़ों में निटी ग्रिटीज़ में जाते हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपकी सज़ाएँ भी उस तरीके से वो हो जाती हैं। लेकिन बात यह है कि आपने सज़ा भी दे दी, वो बच्चे को आपने समझा भी दिया, वो बच्चा एक अच्छा सिटीज़न भी निकल आया। बाकियों को एजुकेशन कब करनी है, बाकियों को एजुकेट कैसे करना है, ये हादसे दोबारा ना हो पाए, इसके इकदाम हमने क्या उठाने हैं। फोकस तो इस चीज़ पे होना बिल्कुल चाहिए ना।
اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گزرا, اس کو سزا بھی مل جائے, اس کو سب کچھ ہو گیا, ان چیزوں کو آگے کے لیے روکنا ہے. اس کے لیے ہمارے گھروں میں پہلے تو یہ تربیت دینے کی ضرورت ہے کہ خدا کے لیے چند منٹوں کی بچے کی اس خواہش کو پوری کرنے کے لیے. مجھے یہ بتائیں, اس بچے پہ ایف آئی آر ہو گئی, جی, یہ ایف آئی آر جب ہو جاتی ہے تو آپ کا ایک ٹریک ریکارڈ پورا خراب ہو جاتا ہے, اس پہ روشنی ڈالیں تاکہ بچوں کے لیے بھی یہ سبق ہونا چاہیے کہ ان کو نقصان کیا کیا کہاں کہاں اٹھانا پڑتا ہے. دیکھیں, جب آپ کی ایف آئی آر کٹ گئی ہے تو ظاہری سی بات ہے آپ کے پاس پولیس انویسٹیگیشن رپورٹ آپ کو چاہیے ہوگی. آپ نے کل کو پڑھنے جانا ہے, آپ نے کل کو یونیورسٹیز میں داخلے لینے ہیں, آپ نے فورن ایجوکیشن لینی ہے, کچھ نہیں تو کچھ نہیں. آپ نے یہاں پہ جب آپ نے اپنے اداروں میں سی ایس ایس کے ایگزامز ہوتے ہیں, بیشتر ادر گورنمنٹ ایگزام ہوتا ہے, آپ کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتے ہیں, وہ آپ کے لوکل تھانے سے بنتا ہے. جب آپ کے لوکل تھانے میں آپ کے اگینسٹ ایف آئی آر آلریڈی یہ چیزیں درج ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ آپ کی اس چیز پہ کتنے افیکٹ پڑے گا. پھر دوسرے وہ بچے جن کی ایسی چیزیں نہیں ہیں ان کو کتنی اس چیز کے اوپر ترجیح ملے گی اور آپ کو کتنی نہیں ملے گی. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اور آپ نے بڑا اچھا یہ ٹاپک ریز کیا ہے. لیکن بات یہ آتی ہے کہ میجورٹی سچویشن میں, اس سچویشن میں تو آئی ایم شیور ہوگا انا, مجھے پرابلم اس بات پہ ہوتا ہے کہ آپ کے ایسے کیسز ہوتے ہیں جن میں ڈیو ٹو سم ادر انفلوئنس آپ کی ایف آئی آر تک بات بھی نہیں جاتی اور آپ کی ایف آئی آر درج بھی نہیں ہوتی ہے. کچھ نہیں تو ہم ایک عام یہ جو لوگ باہر جو سو رہے ہوتے ہیں, اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں, ہم موویز میں دیکھتے ہیں اور ریالٹی میں بھی یہ ہوتا ہے کہ واک اوورز ان کے اوپر ہو جاتی ہیں. ان کی ایف آئی آریں کس نے جا کے کاٹنی ہیں, ان کو کس نے پکڑنا ہے. ہم نے دیکھا اسلام آباد میں کئی ایسے ایکسیڈنٹس ہوتے تھے جن میں کبھی جو ڈرائیور ہوتا تھا اس پہ الزام دے دیا جاتا تھا, حالانکہ جو چلانے والے ہوتے تھے وہ اور ہوتے تھے. آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس ایسے بہت کیسز موجود ہیں, ان میں ایف آئی آریں تک درج نہیں ہوئی ہیں. تو ہمیں بیسکلی چاہے وہ مائنر ہے, چاہے وہ بڑا ہے, چاہے وہ جیسا انسان ہے, ہم نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرنا ہے اور ان کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ اگر ہم یہ جرم کریں گے تو اس کی ہمیں سزا بھگتنی پڑے گی. انا, ہم جب باہر کے ملک جاتے ہیں, بیکاز میری فورن ایجوکیشن ہے, آپ یقین کریں کہ لوگوں کو اتنی زیادہ ٹینشن ہوتی ہے کہ ہم نے پارکنگ ٹکٹ بھی نہیں لینا. اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کی نیگیٹو پوائنٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب آپ کی نیگیٹو پوائنٹنگ ہوتی ہے, آپ کو ڈرائیونگ لائسنس یا تو ساری زندگی کے لیے ملتا نہیں ہے یا آپ سے لے لیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں, مجھے اگر یہ پتا ہو کہ مجھے ساری زندگی ڈرائیونگ کی نہیں اجازت ملے گی کہ میرے 30 پوائنٹس ہو گئے, تو آپ سوچیں کہ میں کتنا کیئرفل ہو کے چلاؤں گی. تو اس میں کہاں کس کی آتی ہے, یہ رول آف لا ہے, یہ آپ کی ایگزیکیوٹیو اتھارٹی ہے جس نے یہ انشور کرنا ہے. یہاں پہ اگر کسی نے کچھ کر بھی دیا, پہلی بات تو جان لے لی ہے, آپ نے پیسے دیے, رفع دفع کروا دیا. دوسری بات, اگر یہ سسٹم آ بھی جائے گا تو کل کو جو ادارے میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو پیسے دے کے یہ چیزیں رفع دفع کر دی جائیں گی. تو پھر کس طرح یہ چیزیں بدلیں گی؟ یہ چیزیں تب بدلیں گی جب ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے کہ انسانی زندگی صرف ایک وجود نہیں ہے بلکہ ایک پوری زندگی کو آپ تباہ کر رہے ہو. وہ 6 لوگ جو چلے گئے ہیں ان کا کیا قصور تھا؟ مجھے باقی ان چیزوں پہ ہم صرف افسوس ہی کر سکتے ہیں. اچھا, مجھے بتائیے گا, بینگ مجھے یہ چیزیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہو رہی ہیں, ہم کہیں نہ کہیں قانون میں بھی سکم ہیں. اگر آپ قانون کی طرف جائیں تو وہاں پہ بھی سکم یہ ہے کہ یہ کیسز اتنے لمبے کر دیے جاتے ہیں کہ ہم کسی کو مثال بنا ہی نہیں سکتے ہیں. بنائیں بھی تو وہ واقعہ کہیں کا کہیں رہ جاتا ہے اور پھر جا کے اس کا نتیجہ نکل رہا ہوتا ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو انا, یہ کیونکہ میں ایک جوڈیشری کی فرٹرنیٹی سے ہوں تو میں اس میں کافی باتیں بولوں گی. ایسا نہیں ہے کہ کیسز کے سلوشن نہیں نکلتے ہیں, بات صرف اتنی ہوتی ہے. لیکن اگری آپ کریں گے کہ بہت لمبے کر دیے جاتے ہیں. بالکل لمبے کر دیے جاتے ہیں. اس میں میجورٹی آف دا ٹائم میں آنیسٹلی, کیونکہ میں وکلا برادری کو ریپرزینٹ کرتی ہوں, ٹو بی ویری آنیسٹ, میں ان کو بھی اس بات پہ بلیم کروں گی. ہمارے یہاں پہ احساس ذمہ داری اور کسی کے ساتھ احساس کہ وہ ایلیمنٹس ہیں ہی نہیں. ہمیں نہیں اس بات کا احساس ہوتا کہ اگلا اس انصاف کے پیمانے پہ کھڑا ہو کے آپ سے کیا ریکویسٹ کر رہے ہیں, جسٹ بیکاز وہ اپنی ریپرزنٹیشن نہیں کر پا رہا اور وہ آپ کے در پہ کھڑا ہوا ہے. آئی ایم سوری, ہم لوگ مجازی خدا بن جاتے ہیں. ہمیں فتوے لگانے کا ویسے ہی بڑا شوق ہے. ہم ایز اے قوم اگر ہم دیکھیں نا تو اس نے یہ کیا, اس نے ایسے کیا, اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا, اور ہم نے اپنے گریبان میں کبھی بھی نہیں دیکھنا. اسی طرح ہی میں اس چیز کو اس کے ساتھ ریلیٹ کروں گی کہ چاہے وہ آپ کے بادشاہ سلامت ہائی کورٹ پہ بیٹھے ہیں, چاہے وہ آپ کے ود آل ڈیو ریسپیکٹ سول کورٹ میں بیٹھے ہیں, چاہے وہ آپ کے سیشن کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا موڈ ہوگا تو وہ آئیں گے, ان کا نہیں موڈ ہوگا تو وہ مہینے کی چھٹیوں پہ آئیں گے. لائک وائز اگر آپ کی لائر کا دل کرے گا تو وہ جا کے رہے گا, ورنہ تاریخوں پہ تاریخیں آپ کو بھی دیتا جائے گا. جب آپ کے لوگوں کے اندر اس بات کا احساس ختم ہو جائے گا تو چیزیں نہیں ٹھیک ہوئیں گی. اب میں دوسرا اس کا پہلو آپ کو دکھانا چاہتی ہوں. اس میں یہ بھی بات ہے, کیونکہ میں اب خود اس چیز کو پریکٹس کر رہی ہوں اور میں بہت کلوزلی دیکھتی ہوں. ہم نے یہاں پہ, جب ہم لوگوں نے یہاں پہ کوئی الٹا سیدھا کام کرانا ہوتا ہے نا, ہم لوگوں کے پیسے بھی ایسے نکلتے ہیں. آئی ایم سوری, لیکن جب آپ نے فیس دینی ہوتی ہے نا, آپ چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہو, اور پہلے آپ ہمارا کام کر دو. یہاں پہ ہمارے ملک میں آپ کو ایک بڑی سمپل سی بات بتائیں, دیکھیں ہر بندہ اپنی
रोटी रोज़ी के लिए बैठा है, चाहे वो आप एक बड़ा बंदा ले लें, चाहे वो आप एक छोटा बंदा ले लें, जब आप उसको उस चीज़ से आजमाएंगे ना, वो अपने काम में फिर ख़ता करेगा। जब वो अपने काम में ख़ता करेगा, वो आपको बेस्ट ऑफ एबिलिटीज़ नहीं परफॉर्म करेगा, चाहे वो वकील है या चाहे वो जज बैठे है, कोई भी इंसान है। हमारे यहाँ पे जब आप उस चीज़ को उसके इंसाफ के पैमाने में उसके लिहाज से भी नहीं चल रहे हो, वो अपनी ड्यूटी भी नहीं सही तरीके से कर पाएगा और आपको इंसाफ क्या दिलाएगा। आप ये देखें, CSS कमिश्नर ऑफिसर्स होते हैं, मैं एक छोटी सी बात करती हूँ, वो क्यों ये लेने पे मजबूर हो जाते हैं रिश्वतें। देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट। जब आप इस तरीके से आप उनको प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे, आप उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ ही नहीं पूरी कर पा रहे, उनके पास आप दूसरी ऑप्शन क्या छोड़ रहे हो। तो इसी तरह ही जब आप इन इदारों की भी बात करते हो या आप इस तरह की चीज़ों की भी बात करते हो, तो आपको फिर वहाँ पे भी अपना दिल भरा करना पड़ता है। और दूसरा, फिर उन पे भी जिम्मेदारी आ जाती है कि फिर वो भी उस चीज़ के साथ इंसाफ कर सके। तो इट्स अ टू वे स्ट्रीट। मैसेज क्या देना चाहेंगे आप देखने वालों को? मैं कंक्लूसिव मैसेज यही दूंगी कि सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैमिलीज़ को और पेरेंट्स को कि खुदा के वास्ते अगर आपका बच्चा ज़िद कर रहा है तो सिर्फ उसकी 5 या 10 मिनट की खुशी के लिए आप किसी की जान को निशाना मत बनाएं। एक छोटी सी रेकलेसनेस, ये भी एक छोटी सी रेकलेसनेस थी, गाड़ी स्पीड में आ रही है, रात का वक्त है, लग गई, ख़त्म, बात हो गई। इस छोटी सी रेकलेसनेस ने 6 लोगों की ज़िंदगियां तबाह कर दी, ख़त्म कर दी। उनके मुस्तकबिल में आपको नहीं पता क्या नहीं था। इसी तरह ही कि प्लीज़ एक छोटी सी चीज़ के लिए अपने बच्चों को आप रोकें, समझाएं, उनको मना करें, क्योंकि जब ये चीज़ घर में ख़त्म होगी ऑटोमेटिकली सोसाइटी में चेंज आएगा। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। थैंक यू सो मच नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।